नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हम आज हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल को हम पढ़ेंगे। ये सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जो भारत में जो आर्य भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से सर्वोपरि कौन सी भाषा है? हिंदी है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष को क्या नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासियों को आर्य और आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पर निवासी रहते हैं उनको तो आर्य कहते थे, और जो यहाँ पर भाषाएं बोलते थे, जो आर्य भाषाएं बोलते थे, उनको आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। कैसी है भारत की स्थिति? प्रायद्वीप के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय हैं। सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रही, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र के भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती हैं। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी नवनूतन लगती है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजय रही है। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार की त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी से लिखे रासो साहित्य तो कवि महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार, कहीं गणानंद के योग भरे कवित्व, तो साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजरस धारा प्रवाहित होती है, जो जनजीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के कवि लेखक स्वांत सुखाय के साथ साथ परिजन हिताई साहित्य को सर्जन करते हैं। कवियों में तुलसी हैं, सूर हैं, जायसी हैं और कबीर हैं। अपनी वाणी के जनसमूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं। तो भारतेंदु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुरसरी सम सब कर हित होई बताया है। साहित्य को क्या बताया है? सुरसरी सम सब कर होई, ये बताया है। इसके बाद में हिंदी शब्द की उत्पत्ति पढ़ेंगे। हिंदी की शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? सिंधु शब्द है, इससे हुई है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र को सिंधु प्रदेश कहते हैं। जो सिंधु नदी है उसके जो आसपास लोग रहते हैं उनको कौन सा प्रदेश कहते हैं? सिंधु प्रदेश कहते हैं। ईरान, पारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी
हिंदू कुश पहाड़ी को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि पारस भाषा के अंतर्गत जो स है ना उसको क्या बोलते थे, स को ह बोला जाता था, जो स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। इसी प्रकार वह सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू, सिंधु को हिंदू बोलते थे, उच्चारित करते थे। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे, जो सिंधु प्रदेश था उसको क्या कहने लगे, हिंद प्रदेश कहने लगे। वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे और सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी। जो सिंधु की जो भाषा थी वो क्या कहलाने लगी, हिंद कहलाने लगी। और आगे चलकर ईरानी भाषा का ईक प्रत्यय लगने के कारण हिंदिक बन गया और जिसका अर्थ हिंद हुआ। यही धीरे धीरे परिवर्तन होकर हिंदी का हुआ और अंग्रेजी भाषा के रूपांतर के कारण क्या बन गया, इंडिका बन गया। आज यह इंडिया बन गया। आज यह इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। अब इसके बाद में आ गया है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का क्या है, उद्भव एवं विकास। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, ऋग्वेद की भाषा थी संस्कृत। किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है, अतः धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तन होने लगी। संस्कृत भाषा का 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व का रहा। संस्कृत भाषा का जो समय काल है वह है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व का रहा। यह दो प्रकार की थी। पहली तो वैदिक संस्कृत थी। पहली कौन सी थी, एक तो वैदिक संस्कृत थी जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, दर्शन आदि की रचना हुई। और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी लौकिक संस्कृत, जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत इत्यादि की रचना हुई। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व, कितना, 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जाता है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई। कौन सी भाषा में, पाली भाषा की बात है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के जो विनय पिटक हैं, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इनकी रचना हुई। तो ये प्रश्न आ सकता है, बौद्ध धर्म के जो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक की भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे हैं। पहला रूप कौन सा है, साहित्यिक रूप। दूसरा रूप कौन सा है, लौकिक रूप, अर्थात बोलचाल की भाषा। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्य रचनाएं होने लगती हैं। जब कोई भाषा कवि और लेखकों को आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तन हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लग गई। प्राकृत का समय पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक का रहा। जो प्राकृत है वो पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक का काल रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्र अनुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रकाशित हुई। अब कौन सी भाषा आ गई, प्राकृत से अपभ्रंश हो गई। अपभ्रंश में अब विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है। कब माना है, जब प्राकृत का अंतिम चरण था तब अपभ्रंश का उदय हुआ था।
क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से यह पता चलता है कि प्राकृत में उत्तरार्ध में, जो प्राकृत है उसके उत्तरार्ध में शब्दों की विकृति बिगड़ना आना शुरू हो गई। जैसे गाता शब्द गाहा और दोहा शब्द को दोहा के रूप में परिवर्तित हो गया, तो अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता और मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ, जिसे अवट भाषा कहा जाने लगा। मैथिल कोकिल, कौन सा है? मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा की 2 रचनाएं लिखी है। एक रचना का नाम तो क्या है? एक रचना का नाम कीर्तिलता, दूसरी रचना का नाम कीर्ति पताका है। ये दोनों रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति रचना ये किसकी है? ये है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। और विद्यापति की रचना है, तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ये इम्पोर्टेंट। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? इसके बाद में जैसे देसिल बना सब जन मिट्टा, ते तेसन जपो अवट्टा। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूप बोलियों में हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों, दार्शनिक, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों और नाथ समुदाय के अनुयायियों से अपभ्रंश भाषा का प्रचार होता है। अपभ्रंश भाषा का प्रचार होता है। हर्षवर्धन के समय शासनकाल में पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में दिखाई दिया। ये देसिन बहला, ये दोहा था ऊपर, देसिन बहला सब जन मिट्टा, ते तेसन जपो अवट्टा। ये किसका दोहा है? ये विद्यापति का दोहा है। इसी काल में 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जनभाषा में लिखने की बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा की व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। तो ये शब्दानुशासन ये भी क्या है? ये किसके द्वारा लिखी गई? ये हेमचंद्राचार्य के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। शब्दानुशासन किसकी रचना थी? हेमचंद्राचार्य की। किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी। यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा है कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात, जो उदय तिवारी ने क्या लिखा है कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी से पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद, ये किसकी पुस्तक है? मिश्र बंधु विनोद। ये पुस्तक है मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधु 3 थे। हिंदी साहित्य की आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्राधान्य दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना।
डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से पूर्व और पश्चिम के देशी में अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप से प्रकट कर लिया। इसमें भौगोलिक परिदृश्य को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र दो भागों में बट गया। प्रथम पश्चिमी हिंदी, एक भाग तो कौन सा हो गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी। दूसरा भाग होगा द्वितीय पूर्वी हिंदी। एक भाग प्रथम पश्चिमी हिंदी होगा, द्वितीय पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। जो अपभ्रंश का साहित्य है वह किसका कारण बना, हिंदी का जन्म का कारण बनता है। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तन होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश पेशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं मुख्य बोलियों से हिंदी का उद्भव माना जाता है, जिसका परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिसमें इनका उदय होता है। इसके बाद में ये है, एक तो शौरसेनी अपभ्रंश है, एक मागधी अपभ्रंश है, एक अर्धमागधी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं और बोलियां देखना है, जिसमें एक भाषा परिवार का नाम आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं, एक तो आती है खड़ी बोली कोरवी, एक आती है ब्रज भाषा, एक आती है बुंदेली, एक आती है हरियाणवी बांगरू, एक आती है कन्नौजी। मतलब जो ये है 5 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी बांगरू कैसे और एक कन्नौजी। ये भाषा कौन से में आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। इसके बाद में दूसरी भाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी आती है, एक बघेली आती है, एक छत्तीसगढ़ी आती है। ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किस के अंतर्गत आती हैं, ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के बाद में तीसरी भाषा आती है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आती है। इसके बाद में पहाड़ी उपभाषा है। पहाड़ी के अंदर पश्चिमी पहाड़ी, एक मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। एक प्रकार आता है बिहारी। बिहारी जिसके अंतर्गत क्या आता है, मैथिली आती है, मगही आती है और भोजपुरी आती है। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये किसके अंदर आती हैं, बिहारी में। इस प्रकार हिंदी में 5 तो उपभाषा हैं और कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां। 5 उपभाषाएं की बोलियां कितनी हैं भाई साहब, 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं और 5 तो क्या है, उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। अब एक एक बोली का हम यहाँ पर हल करके देखते हैं। पहली बोली है खड़ी बोली। कौन सी बोली है, खड़ी बोली पहली बोली है। खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, कैसे बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में प्रथम स्थान किसका है, खड़ी बोली का। जो पश्चिमी हिंदी की बोली है पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से वहाँ पर कौरवी भी बोलते थे, इनको कौरवी भी कहते हैं।
जो हस्तिनापुर था प्राचीन काल में, वहाँ पर किसका शासन था? कौरव वंश का। इसलिए इस खड़ी बोली को कौरवी बोली भी बोलते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बहुप्रचलित बोली रही है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो दिल्ली है, गाजियाबाद है, देहरादून है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है। यहाँ पर ये बोली बोली जाती है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य, गीत आदि की रचनाएं हुई। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। मध्यकाल के आते आते इसमें अरबी, फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए। इसके बाद में यह हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। कौन सी भाषा का? संस्कृत की जो तत्सम है उसका शब्दावली का बाहुल्य इसमें है। खड़ी बोली में हिंदी ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य की इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। जो वर्तमान में जो काव्य हैं वह कौन सी बोली में लिखे जा रहे हैं? खड़ी बोली में लिखे जा रहे हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा हरियाणवी। कौन सा टॉपिक आता है अगला? हरियाणवी। यह हरियाणा प्रदेश की बोली जाने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। यह चंडीगढ़ के आसपास, पटियाला, अंबाला, हिसार, रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, पटियाला में, अंबाला में, हिसार में और रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं कहीं से पंजाबी भाषा का भी पुट भी आ रहा है, क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ लोक साहित्य में बहुत प्रचलित है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से इसे जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? बांगरू। तो एक नाम तो बांगरू हो गया, एक नाम हो गया हरियाणवी हो गया। इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि बांगरू किस भाषा को कहते हैं? बांगरू किस भाषा को कहते हैं? यह क्वेश्चन आ सकता है हरियाणवी बोलना। हरियाणवी हरियाणा की प्रदेश की बोली होने के कारण हरियाणवी कहते हैं। और ये कहाँ पर बोली जाती है? कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं? तो चंडीगढ़ के आसपास, पटियाला में, अंबाला में, हिसार और रोहतक क्षेत्र में यह बोली जाती है, इसलिए इसको हरियाणवी कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कन्नौजी। अगली कौन सी भाषा आती है? कन्नौजी। कन्नौजी की बात करें तो ये कौन सी भाषा है? कानपुर के आसपास कौन सा क्षेत्र आता है? कन्नौज प्रदेश कहाँ पर आता है? जो कानपुर है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, कानपुर के आसपास का क्षेत्र को कन्नौज प्रदेश कहते हैं। इसका प्रभाव कानपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, इसके बाद में इटावा हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, हरदोई क्षेत्र में है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द और बोलने का लहजा होने के कारण इसे ब्रज जैसे ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? कन्नौजी। यहाँ पर क्या किसकी बाहुल्यता थी? कान्य कुब्जी ब्राह्मण रहते थे। कन्नौज क्षेत्र में कौन से ब्राह्मण रहते थे? कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। बाहुल्यता कन्नौजी कहते हैं। ब्रज से मिक्स भाषा थी। अगली भाषा आती है जिस तरह से हमें ब्रज भाषा होती है,
ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है? ब्रज प्रमंडल, जो ब्रज मंडल है मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण ब्रज भाषा कहते हैं। जो मथुरा वृंदावन है यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। शूरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि शूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है। आगरा, देखना, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरा, धौलपुर, भरतपुर इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आगरा आता है, अलीगढ़ आता है, बरेली आता है, मथुरा आता है, एटा आता है, ऐनपुर आता है, धौलपुर आता है और भरतपुर इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र हमेशा याद रहना चाहिए। हिंदी जगत में ब्रज साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण ये लोगों में बहुप्रचलित है। सूरदास जी, नंददास जी, केशवदास, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव और अष्टछाप के अन्य कवि ने इसी ब्रजभाषा से रचना की है। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय भाषा कहते हैं। इसके बाद में अगली भाषा है हमारी बुंदेली। बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। कहाँ के राजाओं की? बुंदेल राजा है जिसकी बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश कौन कौन सा आता है? इसमें ओरछा आता है, ओरछा में बुंदेली, झांसी में बुंदेली, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। कौन कौन सा प्रदेश है? एक तो ओरछा आ गया, झांसी आ गई, छतरपुर आ गया, सागर आ गया, ग्वालियर आ गया, होशंगाबाद आ गया, हमीरपुर आ गया। इस क्षेत्र पे क्या करते हैं? बुंदेली बोलते हैं। बुंदेली में लिखी गई आल्याखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। कौन सी है? आल्याखंड। यह एक सुप्रसिद्ध रचना है। इसकी ओजस्वी शैली में मन में जोश भर देता है। आल्या की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। अगली भाषा आती है हमारी अवधी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। कौन सी? जो पूर्व में हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, उनमें से सबसे पहला स्थान कौन सा है? अवधी का। यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान अवध प्रदेश है। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी के लिए प्रसिद्ध करती हैं। इसी प्रकार अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, क्या हो गया? देखो, अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सीतापुर हो गया, फैजाबाद हो गया, वह बाराबंकी आदि क्षेत्रों में ये बोलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुरा, फैजाबाद, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में ये अवधी बोली जाती है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में रची गई हैं। मुल्ला दाऊद की चंद्रायन, एक तो रचना है मुल्ला दाऊद की चंद्रायन है, एक है कुतुबुन की मृगावती। मृगावती किसकी है? कुतुबन की। एक है मंजन की मधुमालती, मंजन की है मधुमालती। एक है जायसी का पद्मावत। तो ये कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। कौन कौन से? जायसी की पद्मावत है रचना है, ये अवधी भाषा में। जो मंजन की है मधुमालती, मधुमालती रचना अवधी भाषा में।
कुतुबन की है मृगावती, ये भी अवधी भाषा में है। और मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है, मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है वह कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। यह रचनाएं अवधी में रची गई हैं। इसके बाद में अगली रचना आती है बघेली। अगली बोली कौन सी है? बघेली बोली की बात करें, रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अधिमान जी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से उत्पत्ति मानते हैं। यह बोली रीवा, सतना, मेहर, नागौद और जबलपुर में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? एक रीवा हो गया, सतना हो गया, मेहर हो गया, नागौद हो गया, जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने अवधी की एक उपबोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधी की एक उपबोली। इसके बाद में अगला है छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ कहलाता है। इनमें अलग अलग राज्यों का दर्जा भी मिल गया है। यहाँ पर कौन कौन से? बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, कांकेर हो गया, नंदगांव के आसपास बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर? बिलासपुर हो गया, एक मिनट, क्या हो गया रे? हाँ देखिए, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर, नंदगांव के आसपास बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में प्राथमिक है, कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी, राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से जानी जाती है। जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और पाली, सिरोही व अजमेर, किशनगढ़ के कुछ हिस्से तक ये बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद और रासो साहित्य में डिंगल भाषा में बोली जाती है। इसके बाद में अगली बोली आती है जयपुरी। ढूंढाड़ी राजस्थान के पूर्वी भाग, जयपुर, टोंक, दिल्ली, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी की कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, जो झालावाड़, कोटा, बारा, हाड़ौती, जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती हैं। लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके बाद में अगली बोली आती है मेवाती। कौन सी बोली आती है? मेवाती। उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाकों में यह प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इनका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि में है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है, जिसे क्या बोलते हैं? अहिरवाटी। इसके बाद में अगली बोली है मालवी। राजस्थान के दक्षिणी भाग मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में भोजपुरी। बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आसपास इस बोली का नामकरण किया गया। यह विकसित रूप से बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, जौनपुर,
चंपारण और सारण के आसपास का चित्र है। यह मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी भाषा के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र में रहने वाले थे। बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मगही। मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। यह लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। इसके बाद में अगली बोली है मैथिली। ये मागधी अपभ्रंश की बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा जाता है। दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फर में बोली जाती है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसी कवि यहाँ पर प्रसिद्ध कवि है। गोविंद दास, हरिमोहन झा, रणजीत लाल इनके प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इसके बाद में पश्चिमी पहाड़ी, यह शोरसेनी अपभ्रंश में विकसित बोली है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला, अम्बाला के आसपास के क्षेत्र की बोली है। इसके बाद में इस बोली को गढ़वाल प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत इस क्षेत्र के हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। उत्तरांचल में कुमाऊं क्षेत्र, उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली जाती है। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत यहाँ पर ये बोली जाती है। ये है इम्पोर्टेंट है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। तो अगला बात हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।